संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा के संरक्षण और विकास की बातें की गई हैं, परंतु उसमें एक ऐसी भाषा के प्रयोग के लिए पूरी छूट दी गई है जिसका उल्लेख ना तो 8वीं अनुसूची में है और ना ही वह इस देश की भाषा है। सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की समय सीमा बार बार बढ़ाई गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हिंदी भाषा ही अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। शासक वर्ग ने जानबूझकर अंग्रेजी को शासकीय कार्य के लिए बनाए रखने की नीति अपना रखी है। यही नहीं, न्यायालयों में तो स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में ही काम करने की बात कही गई है। ऐसे में चाहे जितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक शासकीय भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं या 8वीं अनुसूची की भाषाओं का प्रयोग नहीं होता, उनका भला नहीं होगा। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को संरक्षण प्रदान करे ताकि वे नष्ट न होने पाएं। उल्लेखनीय तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति पर विचार करने वाले संगठन ने भी लगातार उन भाषाओं की वकालत की है जो विभिन्न कारणों से नष्ट होने के कगार पर हैं। वहाँ इस आशय के प्रस्ताव पारित किए गए हैं और भारत भी इन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में रहा है। 2 नवंबर 2001 को यूनेस्को की महासभा में सांस्कृतिक विविधता के बारे में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें भी भाषाई विविधता को संरक्षण देने की बात की गई है। वैश्वीकरण की वजह से भारतीय ही नहीं बल्कि यूरोप के कई विकसित देशों की भाषाओं पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसी वजह से सांस्कृतिक विविधता पर विचार करते वक्त यह भी कहा गया है कि साइबर स्पेस में भी अनेक भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को विभिन्न भाषाओं में सूचनाएं प्राप्त हो सकें। भारतीय भाषाओं के बारे में सरकार को भी ऐसी ही नीति अपनानी चाहिए, तभी उनका विकास हो सकता है। भाषा नीति के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार भारतीय भाषाओं के विकास के प्रति इतनी ईमानदार है। इस प्रश्न पर विचार करने पर उत्तर हमेशा नकारात्मक ही मिलेगा। कारण स्पष्ट है,
सरकार ने भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया है। स्टॉप।